अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले एमक्यूएम लंदन वाले अपने मुंतखब नुमाइंदों से इस्तीफे मांग रहे थे और अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने एक मुंतखब नुमाइंदे से इस्तीफा मांग लिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं हम आपके सामने रखेंगे। पहली दफा अली रजा आब्दी का बयान आपके सामने रखेंगे और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से इन्हें निकालने की क्या वजह बनी वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि क्या इसके बाद मजीद इस्तीफों का मुतालबा सामने आएगा या नहीं, ये सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि मुंतखब अरकान असेंबली ने एमक्यूएम के बानी के कहने पर तो इस्तीफा दिया या नहीं दिया, लेकिन अब एमक्यूएम पाकिस्तान के कहने पर क्या वो इस्तीफा देंगे। अब बराह रास्त इल्जामात लग रहे हैं और बराह रास्त जवाब आ रहा है। कराची की सियासत 23 अगस्त के बाद से उठने वाले सियासी तूफान से अब तक नहीं निकल सकी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने ही रुकन असेंबली अली रजा आब्दी की तंजीमी रुकनियत खत्म कर दी, साथ ही उन्हें इस्तीफे की भी हिदायत कर दी। इसके बाद से खामोशी है। प्रेस रिलीज के अलावा अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के रहनुमा का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, मगर अली रजा आब्दी के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कई MNAs और MPAs अली रजा आब्दी से राब्ते में हैं। इन अरकान असेंबली का कहना है कि अगर अली रजा आब्दी के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ये रवैया अख्तियार कर सकती है तो फिर उनके साथ भी ये हो सकता है, इसलिए वो भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। अली रजा आब्दी के साथ क्या वाकई लोग इस्तीफे देने को तैयार हैं? दावा ये आ रहा है कि अली रजा आब्दी अकेले नहीं, लोग इस बात पर नाला हैं कि अली रजा आब्दी ना तो इस किस्म की कोई सरगर्मियां में मुलविस रहे हैं, ना उन पर कोई इल्ज़ाम लगा है टारगेट किलिंग का या किसी और सरगर्मी का। उनसे इस्तीफा लेने की क्या वजह बनी? हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से रब्ता किया, हमने अली रजा आब्दी से ऑन रिकॉर्ड आने की बात की। ना एमक्यूएम पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड आई ना अली रजा आब्दी। जहाँ ये वर्जन हमें पता चला, वहीं एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़राए ने यह बताया कि कुछ दिनों से अली रजा आब्दी की सरगर्मियाँ मशकूक थी, वो मुकम्मल तौर पर पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले रहे थे। और हमने उनसे बार बार पूछा, उन्हें बिठाकर भी ये बात की गई कि भाई आप क्यों नहीं इन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे। वो ये यकीन दहानी बारहा कराते रहे कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हैं, मगर फिर हमें अचानक पता चला कि अली रजा आब्दी तो 22 सितंबर को ही लंदन अपना इस्तीफा भिजवा चुके थे। जब अल्ताफ हुसैन साहब ने इस्तीफों की डिमांड की तो 22 सितंबर को अली रजा आब्दी ने लंदन अपना इस्तीफा भिजवा दिया था, लेकिन लंदन से उन्हें जवाब यह आया कि आपकी वफादारी आपने साबित कर दी, मगर आप अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ ही रहिए, हमारे रहनुमा के तौर पर रहिए और हमें बातें बताते रहिए। ये बात जब एमक्यूएम पाकिस्तान को पता चली तो एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़राए बताते हैं कि उन्होंने अली रजा आब्दी की बुनियादी रुकनियत भी ख़त्म की, साथ में उनसे इस्तीफे का मुतालबा भी किया, क्योंकि उनके ख्याल में अली रजा आब्दी थे तो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, मगर इस वक्त उनकी जो लॉयल्टी थी, जो वफादारी थी, वो एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन साहब के साथ थी। क्या बात यहीं रुकेगी या मजीद आगे बढ़ेगी? कल एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया कि एमक्यूएम के रुकन कौमी असेंबली अली रजा आब्दी की तंजीमी जो बुनियादी रुकनियत है वो भी मुअत्तल कर दी गई है और उनसे कौमी असेंबली के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया गया है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि अली रजा आब्दी अकेले थे या और ऐसे बहुत सारे लोग हैं? मजीद और भी क्या ऐसे फैसले सामने आ सकते हैं, या शायद इन्हीं फैसलों को रोकने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से अली रजा आब्दी की बुनियादी रुकनियत का सख्त फैसला किया गया और सख्त पैगाम दिया गया। सिर्फ सख्त फैसले नहीं हो रहे बल्कि ज़बान में भी तलखी आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अमूमन खामोश तस्वुर किए जाने वाले रहनुमा आमिर खान की तरफ से हफ्ते को सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। लंदन के रहनुमाओं के मुतालिक इंतहाई सख्त बातें उन्होंने की जो आमतौर पर वो नहीं करते। लंदन के रहनुमा मुस्तफ़ा अजीज आबादी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने लांडी में 10 प्लॉट कब्जे किए हुए हैं और उनकी कमाई जाती रहती है। उनके भाई के हवाले से भी कहा कि वो भी मुलाजिम। मुस्तफ़ा अजीज आबादी दरबारियों के सबसे बड़े सरदार मुस्तफ़ा अजीज आबादी, मेरी जबान चलती है ना, फिर गुस्सा आता है, बोलना पड़ता है, इसलिए मैं मना करता हूं, मुझे तकरीर नहीं कराएं, मैं नहीं करना चाहता बात। चलिए मेरे साथ लांडी चलिए मेरे साथ, एक ही लाइन के अंदर अगर 10 घर ना दिखा दूं इनके तो फिर बात है। 10 प्लॉट एक लाइन में है, क्यों? कारकुन का हक नहीं है? आपको ना वहां खतरा है, ना आपको कोई प्रॉब्लम है, ना आपको कोई गिरफ्तारी का खतरा, ना आपको शहादत का खतरा, किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। सुकून से आराम से घर जाकर सोना भी है आपको। कारकुन भागता रहे, आपके 10 प्लॉट हो जाए। उनके छोटे भाई KMC के अंदर काम करते हैं, जाके KMC का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जमीनों के अंदर कितनी घपलेबाजी की है उन्होंने, चेक कर लीजिए।
और आमिर खान यही नहीं रुके, वो खुद कह रहे थे कि मुझसे तकरीर ना कराया करें, मैं जब बोलता हूं तो रुक नहीं पाता, और वो नहीं रुक पाए, वो मजीद बोले। मुत्तहिदा लंदन के एक और रहनुमा मोहम्मद अनवर के हवाले से भी दावा किया कि उनका भाई चाइना कटिंग का किंग है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंदन में मौजूद दरबारी अफराद की वजह से मुत्तहिदा का पाकिस्तान में ये हाल हुआ है। मोहम्मद अनवर, उनके भाई चुन्नू चाइना कटिंग के किंग, अरबों रुपए चला गया, अरबों रुपए खा गए ये लोग, और आज भी कौम को लूटने के लिए लगे पड़े हैं। इन दरबारियों के टोले ने ही आज एमक्यूएम को इस हाल पर पहुंचाया है। यही वो दरबारी टोला है। मगर आमिर खान यहां भी नहीं रुके और वो मजीद आगे बोलते गए। वासे जलील जो सोशल मीडिया पर तनकीद करते हैं, मगर जब 9-0 पर छापा पड़ा आमिर खान के मुताबिक, तो वो अगले ही दिन लंदन भाग गए, फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने आए, मगर रेंजर्स ने सवाल जवाब के लिए बुलाया तो फिर लंदन चले गए और वापस नहीं आए। 9 तारीख को, पिछले साल 9 मार्च को जब छापा पड़ा 9-0 पर, तो वहां से दर्जनों साथी गिरफ्तार हुए और मेरी भी गिरफ्तारी हुई। वासे जलील उस वक्त कराची में मौजूद थे। दूसरे दिन सुबह फ्लाइट पकड़ी, ना पाकिस्तान के लोगों को बताया, ना लंदन के लोगों को बताया, और सीधे लंदन, कहीं बीच में रुकने की भी रहमत नहीं गई, सीधे डायरेक्ट इतनी तेज रफ्तारी से गए कि लोग देखते ही रह गए कि ये अभी तो यहां से गए कहां। जब बल्दियात का इलेक्शन हो जाता है और जब नजर आता है कि बल्दियात के इलेक्शन के बाद अब डिस्ट्रिक्ट के कम से कम चेयरमैन तो बन ही जाएंगे, तो फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनने के लिए। फॉर्म भरने से पहले या उसके इलेक्शन से पहले रेंजर्स ने इनको कहा, इनको मैसेज दिया कि भाई आप आ जाएं हमारे पास। पार्टी को मैसेज दिया कि भाई इनको लेकर आया जाए, इनसे सवालात करने हैं। उनको ले गए, 4-5 घंटे उनसे सवाल हुए, दूसरे दिन टिकट कटाया, लंदन जाके कह दिया मुझे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी नहीं बनना। यार आप 4 घंटे के सवाल तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कारकुन से बोल रहे हो कि कुर्बानी दे। मोहम्मद अनवर, वासे जलील, साथ ही मुस्तफा अजीज आबादी, सब पर खामोश रहने वाले आमिर खान ने सख्त इल्जामात लगाए और फिर वो 22 अगस्त पर आए और कहा कि जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे के साथ खड़ा है वो खड़ा होकर दिखाए। 22 अगस्त को हमने पॉलिसी बदली थी, क्या करते हो? 22 अगस्त के दिन जो गुफ्तगू की गई, वो गुफ्तगू इससे पहले बंद कमरों में होती रहती थी और उस पर हम रोकने की कोशिश करते थे कि ये किसी तरह से ये मरहला ना आए, लेकिन आ गया। 22 तारीख को हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ नहीं खड़े हो सकते, और जिसमें हिम्मत है, जिसमें दम है, वो खड़ा हो ना। हम कब मना कर रहे हैं कि ना खड़े हो? आप खड़े हो, लगाएं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा। जिसमें हिम्मत है, दम है, वो खड़ा होकर दिखाए। सख्त फैसले, सख्त जबान इस्तेमाल की गई। तलखी बढ़ती जा रही है। अली रजा आब्दी की रुकनियत खत्म होने पर एमक्यूएम लंदन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। लंदन से जारी बयान के मुताबिक पीआईबी टोले की कोई आईनी, कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं है और ना ही अवाम और कारकुनान की नजर में इन जमीर फरोश अनासिर के फैसले की कोई अहमियत है। एमक्यूएम लंदन पहले ही दावा कर चुकी है कि उनके साथ बड़ी तादाद में अरकान असेंबली मौजूद हैं, मगर मुत्तहिदा के बानी की जानिब से बार बार अपील के बावजूद सिर्फ एक रुकन असेंबली सुफियान यूसुफ का इस्तीफा आया था, वो भी लंदन जाकर। ये दूसरा इस्तीफा जो आज तक सामने नहीं आया था। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अली रजा आब्दी की रुकनियत मुअत्तल की और अब एमक्यूएम पाकिस्तान के जराए बताते हैं कि ये तो 22 सितंबर को ही अल्ताफ हुसैन साहब को लंदन में इस्तीफा भिजवा चुके थे और फिर उनकी हिदायत पर कि आप अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर ही रहें, एमक्यूएम पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन इनकी सरगर्मियां ऐसी थी और ये ना पार्टी को जाके डिफेंड कर रहे थे, ना सरगर्मियों में उस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे थे और शक हो रहा था पार्टी को। तो बाद में जब तहकीकात की तो पार्टी को ये पता चला, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के जराए कहते हैं, अली रजा आब्दी के जराए कहते हैं कि इस वक्त उनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने उन्हें अप्रोच किया है। ये मामला जा कहाँ रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए, क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान से पार्टी नहीं संभलेगी, इलेक्शन पास आएंगे, मामला और संगीन होगा। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, ये कहाँ जाता नजर आता है? जबान में तलखी आमिर खान आमतौर पर बोलते ही नहीं है और इतना सख्त बोले, फिर अली रजा आब्दी की रुकनियत खत्म की और साथ में ये भी बताया एमक्यूएम पाकिस्तान के जराए ने कि तो 22 सितंबर को इस्तीफा भिजवा चुके थे। ये मामला कहाँ जा रहा है जब अली रजा आब्दी कहते हैं कि और भी लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया है? जराए शाज़ेब, मुझे लग ये रहा है कि ये मामला जा रहा है कि एमक्यूएम की ओनरशिप किसके पास है, और इसीलिए अगर आप देखें तो एमक्यूएम लंदन का टारगेट एमक्यूएम पाकिस्तान है, पाक सरजमीन पार्टी नहीं नज़र आ रही। और यही वजह है
कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें कशीदगी बढ़ेगी। देखिए, अगले इंतखाबात से पहले MQM लंदन ये स्पेस रीऑक्युपाइड करना चाहती है। MQM पाकिस्तान इस स्पेस को बढ़ाना चाहती है अगले इलेक्शन में, क्योंकि अब तक तो ये कहा जा रहा है कि MQM पाकिस्तान के पास जो नशिस्तें हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ की हों या MNA MPs हों, वो अल्ताफ़ हुसैन की नशिस्तें हैं। लेकिन अगर आइंदा इंतखाबात में MQM पाकिस्तान इनमें से आधी नशिस्तें भी या आधी से ज़्यादा नशिस्तें भी जीत जाती है या MQM लंदन जीत जाती है, तो वही ग्राउंड पे MQM रहेगी जो अगला इंतखाब जीतेगी। मगर अगला इंतखाब जीतने के लिए तो बड़ा लाजमी है कि MQM लंदन फिर मैदान में उतरे। मैदान में फिर किस नाम से उतरेगी? MQM पाकिस्तान तो फारूक सत्तार साहब के नाम रजिस्टर्ड है और वो इसको लेकर भी चल रहे हैं। दो उनके पास ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आज़ाद उम्मीदवारों को वो सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि वो अपने वोटर से ये कह सकते हैं कि कोई भी जीते MQM पाकिस्तान ना जीते, मतलब वो वोट देने ना आए। ये दो ऑप्शन। साथ में एक और दावा है, और मैं आपको बताता चलूं कि MQM लंदन के ये जराए दावा करते हैं कि भाई हमारे साथ इतने लोग मौजूद हैं कि वो हाउस में अपने अलग पार्लिमानी लीडर का भी मुतालबा कर सकते हैं। MNAs MPs इतने हैं हमारे साथ। ऐसी सूरत हाल आपको कहीं नजर आती है या ये दावा बस महज दावा है? वो दावा इसलिए भी सही नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत भी वो ये नहीं कर सकते, तो उन्हें अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। लेकिन वो उनके पास बहुत से ऑप्शन है। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो डॉक्टर जफ़र आरिफ हैं जो जेल में हैं, उन्होंने अभी 2 खतूत लिखे हैं सिंध होम डिपार्टमेंट को, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उनकी डिटेंशन की वजूहात बताई जाएं, क्योंकि अगर उन्हें पहले डिटेन किया गया था तो अमन व अमान के ख़तरे के पेश नज़र किया गया था। जो दूसरी डिटेंशन हुई है, एक्सटेंड हुई है, उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अब मैं कैसे नफ्स अमन व अमान का। तो मेरा ख्याल है MQM लंदन एक्टिव ज़रूर है, मोहल्लों में एक्टिव है, वो राब्ते कर रहे हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान गिव अप नहीं कर रही। और अभी तक उन्होंने अपने सारे MNAs MPs और जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं उन्हें इंटैक्ट रखा है। क्रूशल पॉइंट शाहजेब आएगा अगले साल जब ये कैंपेन शुरू होगी, उस वक्त देखना यह है कि MQM लंदन क्या वाकई वो स्पेस रीऑक्युपाइड कर पाती है। अगला इलेक्शन जीतेगा MQM उसके साथ जाके खड़ी होगी, ये बात तय है। बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब बता रहे थे कि इस वक्त मामला क्या है और क्रूशल टाइम इस सब का कब आएगा। अब बात करते हैं उस वाक़े की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो वाक़या जिसे पाकिस्तान का 9/11 कहा गया, जिसमें 250 से ज़ायद अफराद जिंदा जल गए। अहम बात यह है कि इस वाक़े का मरकजी मुल्जिम कोई फॉर्ज करके नहीं, डॉक्यूमेंट्स की 2 नंबर कॉपी बना के नहीं, बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर सफ़र करता रहा और वीज़े लगवाता रहा। आज तक जो 259 मासूम लोगों का इंसाफ नहीं मिला। दुनिया की छठी बड़ी आग आज से 4 साल पहले 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी, जिसमें मासूम लोगों को जिंदा जला दिया गया या वो जिंदा जल गए, आज तक नहीं पता चला। इस आग के बारे में ये तासुर भी है कि ये आग नहीं लगाई गई, मगर आज तक नहीं पता चला इसके पीछे मुबैना तौर पर भत्ते का मामला था या कुछ और, या किसने लगाई, क्यों लगाई, किसने इसके बदले पैसे बनाए या बनाने की कोशिश की। 4 साल गुजरने के बाद भी यह हकाइक अब तक सामने नहीं आए। अब 4 साल बाद इस केस का मरकजी किरदार रहमान भोला थाईलैंड से पकड़ा गया है। अब जो इतलात रहमान भोला के हवाले से सामने आई हैं, उनके मुताबिक 47 साल अब्दुल रहमान ने 17 जून 2009 को पहला पासपोर्ट बनवाया। साने बल्दिया के फौरी बाद इसने दुबई का रिहायशी वीज़ा लगवाया और दुबई से ही 24 जनवरी 2014 को नया पासपोर्ट जारी कराया। सब ऑफिशियली काम कराया। रहमान भोला के नए पासपोर्ट की मुद्दत 23 जनवरी 2019 तक है। 2015 में जब साने फैक्ट्री का वाकया हुआ, JIT सामने आई 2015 में, तो मुल्जिम रहमान उर्फ भोला दुबई में क़याम पजीर था। 26 जनवरी 2015 को दुबई से मलेशिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा कर गया, वो भी ऑफिशियल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर। जनवरी 2015 में ही दुबई से वो मलेशिया रवाना हो गया और रहमान भोले का मलेशिया का वीज़ा 18 नवंबर 2016 को ख़त्म हुआ। फिर इसने मकामी एजेंटों की मदद से थाईलैंड फरार की मनसूबाबंदी की। 18 नवंबर को मलेशिया के सरहदी मकाम पहुंचा और वहां एजेंटों ने उसे मखसूस रास्ते से बैंकॉक पहुंचाया। ये काम अनऑफिशियल हुआ, बाकी सारा काम इस पर ऑफिशियली होता रहा। जब पाकिस्तान में JITs बनती रही, रहमान भोला का बार बार नाम आता रहा, उस दौरान ये वीज़े लगते रहे, पासपोर्ट री इशू होता रहा, वो सफ़र करता रहा। अब रहमान भोला गिरफ्तार हो चुका है। रहमान भोला कई राजों का अमीन है। अगर रहमान उर्फ भोला बोलेगा तो क्या बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और इस केस से जुड़े नाम सामने आने भी चाहिए। हकीकत पता चलनी चाहिए कि क्या वाकई आग लग गई थी या लगाई गई थी। जो इल्ज़ामात हैं वो महज इल्ज़ामात हैं या उनमें कोई हकीकत है, क्योंकि अब इंसाफ होना चाहिए। रहमान भोला बल्दिया टाउन में MQM का सेक्टर इंचार्ज था।
साने बल्दिया में इसका और एमक्यूएम तंजीमी कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी का नाम मुल्जिम रिजवान कुरैशी की जेआईटी में सामने आया था। जराए बताते हैं कि वाक़े के बाद फैक्ट्री के मालिक अरशद भाईला ने तफ्तीशी हुकाम को बताया कि रहमान भोला ने मुबैना तौर पर पहले 50 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया, फिर बार्गेनिंग के लिए एमक्यूएम के मरकज 90 उनको लाया गया। वहां हम्माद सिद्दीकी से मुलाकात कराई गई। 50 करोड़ भत्ता देने से इनकार पर हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री में 50% की हिस्सेदारी मांगी और मुतालबा न मानने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी। मुकदमे में मुलविस एक और मुल्जिम जुबैर उर्फ चरिया ने जेआईटी में एतराफ किया कि फैक्ट्री के जलाने की मंसूबाबंदी हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने की, जबकि आग लगाने वाला केमिकल रहमान भोला ने फराहम किया। रहमान भोला की गिरफ्तारी के बाद इसकी बीवी मंजर आम पर आई और उसका कहना था कि रहमान भोला पहले एमक्यूएम में था, फिर उसने पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर ली। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो आग लगी थी, इस वक्त सेक्टर इंचार्ज थे बल्दिया टाउन के, फोन पे रब्ता रहता था, फोन करती थी, मैं उनसे बातचीत होती थी, सब कुछ होता था, वो फोन बंद नहीं किया, वही नंबर इस्तेमाल कर रहे थे, वही आईडी इस्तेमाल कर रहे थे, ना उन्होंने आईडी चेंज की ना उन्होंने नंबर चेंज किया था, उसी नंबर पे रब्ता हो रहा था जो सेक्टर इंचार्ज थे उस वक्त से अब तक के वही आईडी चल रही है। अभी तो इनका ताल्लुक था पीएसपी से, पहले एमक्यूएम से था, सरफामा भरा है इन्होंने पीएसपी का। रहमान भोला की गिरफ्तारी के बाद एक मेंबरशिप फॉर्म भी मंजर आम पर आया जिसमें रहमान भोला का ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी से बताया गया, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी ने इसकी तरदीद की और उनके सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना है कि हमारा फॉर्म तो ऑनलाइन दस्तयाब है, कोई भी जाकर मेंबरशिप ले सकता है। मेंबरशिप फॉर्म हमारा जो है ना इंटरनेट पे है ना, हमारी वेबसाइट पे मेंबरशिप फॉर्म तो कोई भी लेकर उसको जो उसको डाउनलोड करके उसको कर सकता है। नहीं, जिस रहमान की आप बात कर रहे हैं, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ, नेवर बीन पार्ट ऑफ पीएसपी। हम कैटेगोरिकली उसको जो है वो बिल्कुल डिनाई करते हैं। जब वो आग लगी है तो उस वक्त एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज थे, लेकिन फिर भी मैं हैविंग सेड दिस, अभी तो वो मुल्जिम है ना, अभी तो जो वो आए हैं, गिरफ्तार हो गए, पता चला कि गिरफ्तार हो गए, तो वो आएंगे, वो तफ्तीश होगी, चीजें साबित हो जाएंगी, पता चल जाएगा किसने किया क्या किया। ये बात दुरुस्त है कि जेआईटीज आने के बावजूद, इतना सारे इल्जाम के बावजूद रहमान भोला इस वक्त मुल्जिम ही है, क्योंकि कराची में हालिया जेआईटीज और उनके बाद होने वाले मामलात जो सामने आए हैं उसके बाद इस शक को मद्देनजर रखना चाहिए कि क्या रहमान भोला वाकई जितने भी इल्जामात लगे हैं वो दुरुस्त है। या खुद रहमान भोला के बताएगा, क्योंकि उसके साथ साथ एक और अहम किरदार इस केस में अहम है, वो भी मुल्जिम है। वो साबिक एमक्यूएम कराची तंजीमी कमेटी इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी बैरून मुल्क है। इस साल सितंबर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हम्माद सिद्दीकी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए और हुक्म दिया था कि हम्माद सिद्दीकी को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। हम्माद सिद्दीकी अब तक मफरूर है, लेकिन रहमान भोला कानून की गिरफ्त में आ गया है और पिछले 4 सालों में कई रिपोर्टें सामने आई जिसमें तरह तरह के इल्जाम सामने आते रहे। एक जेआईटी बनी, उसके ऊपर एक और जेआईटी बनी। पिछले हफ्ते भी यह खबर सामने आई कि एक गिरफ्तार मुल्जिम जुबैर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के सामने एतराफ़ किया है जुबैर ने कि फैक्ट्री के मैनेजर मंसूर और फैक्ट्री मुलाजिम शाहरुख ने हुक्म दिया था कि फैक्ट्री को आग लगाई जाए। इस समाअत के दौरान 28 नवंबर को जज ने हुक्म दिया था कि रहमान भोला और हम्माद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाए। और अब ये गिरफ्तारी हुई है, कितनी अहम है, क्या कोई मामलात आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि नाम बहरहाल सामने आता रहा है। फ़हीम सिद्दीकी साहब से पूछते हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, रहमान भोला की गिरफ्तारी, ये क्या मामला हल हो जाएगा, केस को हल कर देगा, हम्माद सिद्दीकी और आगे तक की जो कड़ियां हैं उन्हें सुलझा देगा, या मामला मजीद उलझा देगा, मजीद क़यासराइयों को जन्म देगा? देखिए, रहमान भोला की जो गिरफ्तारी है वो यकीनन बहुत ज़्यादा अहम है और जिस तरह से हमें ज़रा ये बताते हैं कि ये शख्स वो मैन कल्प्रिट है जिसने सारे मामले में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो अहम किरदार इसका ये भी है कि 25 करोड़ रुपए इसने भत्ता मांगा मालिकान से और 1 से 5 करोड़ तक वो देने के लिए राज़ी भी हो गए थे एक मौके पर, लेकिन ये शख्स नहीं माना और इस शख्स के कहने पर जो है वहाँ पर आग लगाई गई। और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि रहमान भोला आग लगाए जाने के वक्त जो है वो दरवाजे पर मौजूद था और इसने मुख्तलिफ दरवाजे बंद भी कराए। लेकिन रहमान भोला की जो गिरफ्तारी है वो इस हवाले से भी अहम है कि 3 माह पहले, हमें जरा ये बताते हैं कि 3 माह पहले रहमान भोला जो है वो थाईलैंड में गिरफ्तार हो चुका था और इसके बाकायदा जो है वो इंटरपोल के जरिए FIA ने वारंट जारी कराए थे। ये वारंट जारी कराए जाने के बाद जो है इसकी वहां मौजूदगी का चूंकि इल्म हो चुका था तो उसके बाद इसे वहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब इसको जो लाया जाना है इसमें थोड़े बहुत इस वक्त कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ थाईलैंड गवर्नमेंट से जो बातचीत चल रही है और 2 अफसरान जो है वो इस वक्त जा रहे हैं जिनके नाम दिए जा चुके हैं, मीडिया में भी आ चुके हैं, रहमतुल्लाह डोमकी और बदर बलोच।
ये जाएंगे और इसे लेकर आएंगे। इस शख्स का लाया जाना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आने के बाद ये शख्स केस को कितना खोलता है ये मजीद हमें चीजें सामने आएंगी, क्योंकि जो JIT हुई थी इस वाकये की उसमें भी FIA का एक ऑफिसर जो है वो मौजूद था और JIT की बुनियाद पर जो इसका किरदार सामने आया था। अब आने के बाद इससे जो JIT होगी, यकीनन इसके आने के बाद इससे भी JIT की जाएगी, उस JIT में क्या क्या चीजें खुलती हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। फिर जैसे कि आपका ये सवाल था कि रहमान भोला से हम्माद सिद्दीकी तक, तो हम्माद सिद्दीकी के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी कुछ अर्से पहले कि हम्माद सिद्दीकी को दुबई से पाकिस्तान लाने के लिए FIA और जो पाकिस्तान हुकूमत है वो अपना किरदार अदा कर रही है और इस हवाले से जो है वो खतो किताबत जो है वो जारी है। अब रहमान भोला के बाद अगर हम्माद सिद्दीकी भी यहाँ ले आया जाता है तो उसके बाद ये केस सॉल्व तो यकीनन हो ही जाएगा, लेकिन उसका जो असर हमें सियासत पे पड़ता नजर आ रहा है वो हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि इस वाकये के खुलने के बाद, इस केस के सॉल्व होने के बाद यकीनन वो बहुत से नाम जो है वो सामने आएंगे। सियासत से बहुत अहम ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि फ़हीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे, बहुत सारे नाम सामने आएंगे। वो बहुत सारे इस वक्त MKM पाकिस्तान में हो सकते हैं, MKM लंदन से हमदर्द हो सकते हैं, या फिर पाक सरजमीन पार्टी में हो सकते हैं। तो सियासी इंप्लीकेशन जैसे फ़हीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे बहुत ज़्यादा होंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक। क्या अफगान सदर अशरफ गनी भी हामिद करजई बन गए हैं? क्या वो भी पाकिस्तान से इतना दूर चले गए हैं और मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी की लॉबी का हिस्सा बन गए हैं? जरा तफसील से बात करेंगे उनके कल के बयान पर जो उन्होंने इंडिया में दिए और जो सरताज अजीज साहब के साथ सलूक हुआ। एक ब्रेक के बाद अफगानिस्तान में अमन और खित्ते की बेहतरी और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए गुज़िश्ता रोज भारतीय शहर अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन और खित्ते के हालात के हवाले से तामीरी और मुस्बत बात करना था। भारत की जानिब से मुसलसल इल्ज़ाम तराशियों और LOC पर इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने इसमें शिरकत का फैसला किया और इसके बावजूद फैसला किया कि पाकिस्तान में खुद पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भी अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया था कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुशीर खारजा सरताज अजीज को खुसूसी हिदायत दी कि अमृतसर जाएं और पाकिस्तान का अमन का पैगाम सबको पहुंचाएं। भारत ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के फैसले पर भी इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, लेकिन भारत की जानिब से मुसलसल इल्ज़ाम तराशियों LOC पर इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, मगर इसे ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। प्लेटफॉर्म को अफगानिस्तान को भी अपना हम कलाम बना लिया गया और अशरफ गनी वो बातें कहते नजर आए जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। जब वो इलेक्ट हुए पाकिस्तान के करीब नजर आते थे, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत सबके साथ एक नजर आता था केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ उस वक्त के वो अफगानिस्तान का दौरा करते नजर आए जब भी कोई ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, तनकीद। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. As Mr. Kakazada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. पाकिस्तान ने $500 मिलियन प्लेज किए, उसके ऊपर भी कह रहे थे कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान इसे दहशतगर्दों को रोकने में इस्तेमाल करे। साथ में कह रहे थे कि जो एक तालिबान लीडर ने कहा उन्हें कि अगर पाकिस्तान में सेंचुरीज ना हो, पाकिस्तान में पनागाहें ना हो, तो दहशतगर्दी और तालिबानाइजेशन 1 महीने में ख़त्म हो जाए। सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कॉन्फ्रेंस में खिताब में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, सिलसिला जारी रखा, नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की। Such support for Voices for Peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. Silence and inaction against terrorism in Afghanistan and our region will only embolden terrorists and their masters. नरेंद्र मोदी तो इनडायरेक्ट बातें करते रहे, मगर अशरफ गनी ने डायरेक्टली बहुत ज्यादा पाकिस्तान पर तनकीद की, सरताज अजीज साहब को एड्रेस करके की, मुखातिब करके की चाहिए। कॉन्फ्रेंस के 33 नुकाती मुश्तरका एलामिया में भी इस बात पर जोर दिया गया
कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम है। कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म है। इख्तिलाफात पर पुरअमन तौर पर हल करने के लिए अज़म कायम है और इलामिया में अफगान मुहाजिरीन की 30 साल से मेज़बानी पर पाकिस्तान और ईरान के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया गया और इलामिया में अफगानिस्तान की सलामती की सूरत हाल समेत खित्ते में जारी दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया, जो तालिबान, दाइश, हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और जिंदुल्लाह समेत दीगर शिद्दत पसंदों की जानिब से हमलों के बाद पैदा हुई। इस बात को भी इस इलामिया में बहुत सारी तंजीमों का जिक्र था, लेकिन भारतीय मीडिया ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम उठाकर के जी इलामिया में इसका जिक्र करके पाकिस्तान के हवाले से खासतौर से बात की गई है, इस बात को भी भरपूर अंदाज में पीटा। कॉन्फ्रेंस में जो हुआ सो हुआ। इसके अलावा भारत ने मुशीर खारजा सरताज अजीज को सिक्योरिटी का बहाना बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया और उन्हें होटल तक महदूद कर दिया और अमृतसर गए तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मीडिया गैलरी में जाने से रोक दिया। वतन वापसी पर मुशीर खारजा सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मनफी बात करने से गुरेज किया और कहा कि वो अमन की बातचीत से मसाइल हल करना चाहते हैं। अशरफ गनी के बयान को उन्होंने बेचैनी की कैफियत में दिया गया बयान करार दिया और साथ में उन्होंने कहा कि वो ताल्लुकात यहाँ से ख़राब नहीं चाहते। हमारे साथ मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब मौजूद हैं। सरताज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अशरफ गनी साहब के साथ तो मामला बेहतर नजर आते थे, वो मुंतखब हुए, एक पॉजिटिव बात नजर आती थी उनका पाकिस्तान आना। कोई हालात या वाकया ऐसा हुआ तो खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ वहां चले गए। उसके बावजूद इतनी सख्त जबान उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई है। ये क्या मुस्तकिल बुनियादों पर, परमानेंट बुनियादों पर अशरफ गनी के ताल्लुकात भी पाकिस्तान से खराब हो गए और अब वो ऐसी जबान इस्तेमाल करते नजर आएंगे? या जब लड़ाई बढ़ी और इंसर्जेंसी में उनके ज्यादातर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को डैमेज ज्यादा होना शुरू हुआ तो उसमें जाहिर है कि उनको बहुत खदशात पैदा हुए और ये जो परसेप्शन पुराना चल रहा है वो अभी तक परसिस्ट करता है कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ ना कुछ लोग आके उनकी तालिबान की मदद करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था 12 मई को पिछले साल कि जी हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो मैंने कल सुबह जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने बड़ी तफसील से उनको बताया कि हम उस वादे पे पक्के हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आपको हमसे शिकायत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए बॉर्डर मैनेजमेंट जरूरी है जिसमें आप हमारी मदद करें ताकि बॉर्डर के खिलाफ गलत लोग ना जा सके, सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि स्मगलर्स भी और दूसरे जो जाएंगे उनको। उसमें दो बातें हैं ना जी। एक तो ये है कि उनकी ये सोच कि अगर पाकिस्तान से कोई ना कोई दखलंदाजी या मदद ना हो तो मामला चंद हफ्तों में या महीनों में खत्म हो जाएगा। वो एक बड़ी सिंपलिस्टिक सोच है, वो रियलिस्टिक नहीं है असेसमेंट। और उस पे मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग मिलकर उनको समझाएंगे कि वहाँ पे जो ज्यादातर स्ट्रेंथ है तालिबान की या उनके हमायतों की वो अफगानिस्तान के अंदर है। यहाँ से हमने नासिस्तान को ऑपरेशन ज़रबयाब के बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। इक्का दुक्का ग्रुप अगर कुछ करते भी हैं तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट के बाद ना हो, लेकिन उनका जो असेसमेंट है कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है सिंपलिस्टिक है। और हम उस पर काफी लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी कि जी वहाँ पे खुदा न खास्ता आप वहाँ के इंतजाम आपने करना है अपने ISAF या दूसरे फोर्सेस के साथ मिलके, वरना वो वहाँ अगर मामला जारी रहा और हमने कर भी दिया तो आप हमें ब्लेम करेंगे। तो ये मसला वाकई है जिसको हमने मिलकर टैकल करना है और मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें कन्विंस कर सकेंगे कि हमारे यहाँ से कम अज कम नहीं हो रहा, बाकी आप जाने और आपकी जो हमायती फोर्सेज हैं वो मिलकर वहीं मुल्क के अंदर उनसे गुफ्तगू करें और रिकन्सिलिएशन के जरिए कोई ना कोई हल निकाले। मतलब भारत के हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी हो, मुकम्मल हरदर्मी नजर आई है, मुकम्मल सख्त बयानात भारत की तरफ से नजर आए, सार्क नहीं हो सकी, उसके बावजूद पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया में गया, फिर भी रवैया कोई फिर बायलैटरल रह गई है गुंजाइश कि भारत के साथ मुज़ाकरात हो सके, बात आगे बढ़ सके, मजबूत रवैये के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से भारत नहीं नजर आता, उसकी दिलचस्पी नहीं नजर आती, कोई रह गई है गुंजाइश? मुझे ब्रेक थ्रू तो नजर नहीं आता, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि टेंशन कम हो और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हर वक्त फायरिंग होती है वो ना हो, क्योंकि उसमें बहुत जाने ज़ाया हो रही हैं बेगुनाह लोगों की। और उसके बाद जो हमारी थोड़ी बहुत आना जाना वीजा की जो आवाम को सहूलतें हैं वो मिले, तो अगर ये हम कर लें इमीडिएटली अगले चंद महीनों में तो यह फिलहाल काफी होगा। उसके बाद जो ब्रेक थ्रू है उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि उससे वो अनब हुए हैं, वहाँ उन्होंने जिस तरीके से जुल्म किए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, 150 लोग करीबन अपनी जान शहीद हो चुके हैं, 150 करीब अंधे भी हुए हैं, हजारों जख्मी हुए हैं और 4 महीने से वहाँ पे हड़ताल और लॉकआउट चल रहा है।
तो ये काफी सीरियस सिचुएशन है और हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से वो परेशान है और वो हर वक्त टेररिज्म का जिक्र करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें आना चाहिए। और वैसे भी कश्मीर के मसले पर हमारा बायलैटरल रूट करीबन ब्लॉक हो चुका है, वो तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अपना जो किरदार है और जो यूएन रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरे करना होगा। बहुत शुक्रिया सदाजी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद पनामा केस की समाअत कल होगी। पिछली पेशी बहुत अच्छी रही थी तहरीक इंसाफ के लिए, यहाँ तक कि वो कन्विंस्ड हो गए कि केस तो खत्म हो गया, चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, मगर जीत गए हैं वो। अब क्या करेंगे शरीफ खानदान के वकला, किस तरह इसका दिफा करेंगे? 35 मिनट तो होंगे नहीं बुखारी साहब के, बाद में करना होगा दिफा, बात करेंगे तफसील से ब्रेक के बाद। अब बात पनामा लीक्स की समाअत की। कल सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स की अहम समाअत होनी है और इस समाअत सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। कल भी इस केस की समाअत होगी और तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों के वकील अकरम शेख अपने दलाइल का आगाज करेंगे। पिछली समाअत को तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ अपना केस कतरी शहजादे के खत के मुतालिक और इसके इर्द गिर्द बनाने में कामयाब हुई। जजिस के ऑब्जर्वेशन सख्त थे, उन्होंने ये तक कहा कि इसका मनी ट्रेल, किस तरीके से दुबई से पैसा कतर गया, किस तरीके से कतर से इन्वेस्ट बाहर हुआ, किस तरीके से ये पैसा सऊदी अरब गया, इसके मनी ट्रेल की बात की जाए। कल की समाअत से पहले आज तहरीक इंसाफ ने जहां मुशावरत की, वहां कल की समाअत से पहले आज अकरम शेख की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चंद दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं, लेकिन ये दस्तावेजात भी दुबई से कतर तक का मनी ट्रेल नहीं बताती। कतर से कैसे लंदन में इन्वेस्टमेंट हुई और कैसे ये सब कुछ नाम हुआ, इसकी तफसीलात नहीं बताती, या फिर कतरी शहजादे के खत की तफसीलात नहीं बताती, बल्कि लंदन में मौजूद उन फ्लैट्स की मालियत के हवाले से ये बात है जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक से मुताल्लिक केस की गुज़िश्ता समाअत में लंदन अपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड जमा न कराने पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा था कि अदालत में इन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत की दस्तावेजात जमा क्यों नहीं कराई गई और ये क्यों अदालत से छुपाई जा रही हैं। आज हुसैन नवाज के वकील अकरम शेख ने मुतालिका रिकॉर्ड एक इजाफी दरख्वास्त के जरिए 4 फ्लैट्स की खरीदारी से सुप्रीम कोर्ट में ये जमा कराया, जिसमें बताया गया है कि ये फ्लैट 17A एवनफील्ड 5 जुलाई 1996 को कीमत 2,45,000 पाउंड में खरीदा गया और 16 और 16A की कीमत 10 जुलाई 1995 को 10,75,000 पाउंड थी और ये 17A एवनफील्ड लंदन की कीमत 7 मई 1993 को 5,85,000 पाउंड थी। मजमूई तौर पर ये मेफेयर लंदन की इन फ्लैट्स की कीमत 18,25,000 पाउंड बनती है और ये इन कंपनियों ने खरीदे, जिन कंपनियों को बाद में 2006 में दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान ने खरीदा। ये दस्तावेजात हम आपको अपने प्रोग्राम में पहले ही बता चुके हैं। हमारे पास 4 में से 2 फ्लैट्स के हवाले से खुसूसी दस्तावेजात मौजूद हैं। बरतानिया के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 17 एवनफील्ड हाउस को 17 मई 1993 में नेस्कोल ने वर्ल्ड ब्रोकर लिमिटेड से खरीदा और 5,85,000 पाउंड में खरीदा। इसी तरह दूसरी जायदाद 17A एवनफील्ड हाउस को 5 जुलाई 1996 में नेस्कोल ने खरीदा 2,45,000 पाउंड में ये सौदा किया गया। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। 1993 और 1996 के सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दोनों जायदादों की मालियत 8,30,000 पाउंड बनती है। अगर उस वक्त एक पाउंड को 60 रुपए समझा जाए तो पाकिस्तानी रुपए में इसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनती है। अब कल की समाअत अहम है, ये दस्तावेजात ज़ेर बहस आएंगी, साथ ही तहरीक इंसाफ सारा मामला कतरी शहजादे के खत और साथ ही जो दुबई में मिल थी उसकी जो बेचने की कीमत थी उसके गिर्द बनाना चाहती है। नून लीग मुसलसल कहती रही कि जी आप हमारे सबूतों पे बात कर रहे हैं, आपका तो जो ओरिजिनल केस था वो तो ये था कि ये फ्लैट्स पहले से शरीफ खानदान की मिल्कियत थे, आप ये साबित कीजिए। कल 35 मिनट होंगे नईम बुखारी साहब के, जो उन्होंने अदालत से खास तौर से मांगे थे। उसके बाद वक्त शुरू होगा अकरम शेख साहब का। जजेस ने जो सबूत मांगे और जो ऑब्जर्वेशन दिए वो कतरी शहजादे के खत, दुबई की प्रॉपर्टीज, लंदन में खरीदे जाने वाले फ्लैट, दुबई की मिल के गिर्द घूमते थे। क्या अकरम शेख साहब इस बात में कामयाब होंगे कि 2006 से पहले की ओनरशिप का इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब ने लगाया था उसके गिर्द ही केस को रखें, या फिर अदालत मजीद सबूत मांगेगी और उसके बाद क्या सबूत देने में कामयाब होंगे? कतरी शहजादे का खत जो सूरत हाल से निकालने के लिए लाया गया था, कहीं वो सूरत हाल में मजीद फंसाने का सबब तो नहीं बनेगा? कल की समाअत इस हवाले से बहुत अहम होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक अच्छी खबर है, मगर क्या खबर वो प्रैक्टिकली अमली तौर पर अच्छी साबित होगी या नहीं होगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
क्या फरवरी में पंजाब में बसंत एक दफा फिर होने जा रही है? वजीर तालीम और खेल पंजाब राना मशहूद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो कमेटी बनाई गई थी जिसने सिफारिशात वजीर आला को देनी थी बसंत के हवाले से, उसने अपनी सिफारिशात दे दी हैं। ताहम हतमी फैसला वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ करेंगे। फैसला वजीर आला के हाथ में है कि वो इस सस्ती तफरी पर पाबंदी लगा दें या फिर खूबसूरत त्यौहार को मनाने की इजाज़त दें और फिर से बसंत के मौके पर माजी की रौनकें बहाल कर दें, क्योंकि पाबंदी ने इस त्यौहार की सारी रौनकों को मांद कर दिया है। कुछ बरस पहले बसंत पर धागों के इस्तेमाल से होने वाली हलाकतों की वजह से पंजाब हुकूमत ने पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अमवात की वजह खतरनाक डोर थी, लेकिन पाबंदी बसंत पर लगा दी गई। दुनिया भर में मशहूर बसंत का रंग बरंगा त्यौहार पाबंदी की नज़र हो गया और हमारे यहाँ मसले का आसान हल यही निकाला जाता है कि पाबंदी लगा दो। कभी यूट्यूब पर पाबंदी, कभी फिल्मों पर पाबंदी, कभी चैनल्स पर पाबंदी और कभी बसंत पर पाबंदी। जो चीज़ समझ ना आए, उसकी रोकथाम ना हो सके, कानून नाफिज ना किया जा सके, बैन कर दो। लोगों को सस्ती और सेहतमंद तफरी जहां मिल रही हो उस पर ही मुकम्मल पाबंदी लगाने या मसले का हल कैसे हो सकता है? बसंत के त्यौहार पर 2005 में पाबंदी लगाई गई थी और उस वक्त से अब तक कई बार महदूद इजाज़त भी दी गई और इस बार सूबाई हुकूमत बसंत मनाने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। क्या ही अच्छा हो कि वज़ीर आला पंजाब अपनी इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करें, धाती डोर के इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखें, कुछ जगहें मखसूस कर दें जहां पर पतंग उड़ाई जा सके, बसंत का त्यौहार मनाया जा सके, लेकिन त्यौहार पर मुकम्मल पाबंदी ना लगा दें। बसंत लाहौर की पहचान है, इस खूबसूरत त्यौहार को मनाने की इजाज़त दें और वो मनाई जाए और दिखाएं कि उनकी हुकूमती मशीनरी 8.5 साल हुकूमत करने के बाद इतनी मजबूत हो गई है कि कम से कम लोग सस्ती तफरी कर सकते हैं, ना कि उस पर मुकम्मल ब्लैंकेट बैन लगाया जाए। जाते बात करेंगे पाकिस्तानी माहिर फिजिक्स नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम की खिदमात का एतराफ़ किया गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कौमी मरकज़ बराए तबियात का नाम तब्दील करके प्रोफेसर अब्दुल सलाम मरकज़ बराए तबियात रखने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने प्रोफेसर अब्दुल सलाम फेलोशिप के नाम पर बैनुल अक़वामी जामियात में फ़िज़िक्स के शोबे में PhD करने के लिए सालाना 5 फेलोशिप फराहम करने की मंजूरी भी दी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम 20वीं सदी की वो अहम शख्सियत हैं जिन्हें फ़िज़िक्स के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में 1979 में फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम साइंस के शोबे में नोबेल इनाम हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान का फ़ख्र है। उनकी खिदमात का एतराफ़ करना एक रिवायत डालना है इन साइंसदानों की खिदमात को सराहने का जिन्होंने वतन के लिए खिदमात दी हैं, फ़िज़िक्स के नाम में के काम में और नाम रोशन किया है। बहुत अहम है कि साइंस के शोबे में लोगों को इनकरेज करके कोशिश की जाए कि मज़ीद लोग इसमें खिदमात अंजाम दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।